हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अपराजय। ठीक है, और इसके लेखिका है कमल कुमार जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कठिन शब्द आएंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे और चैप्टर से पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती है वो भी सब हल कराऊंगी। और वीडियो पॉज करके आप वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं और कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का हमारा चैप्टर है अपराजय। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अपराजय। चैप्टर का नाम क्या है? अपराजय। और इसकी लेखिका है कमल कुमार जी। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है बच्चों? कमल कुमार जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो अपराजय यानी कि जो जीता ना जा सके। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ होता है जो जीता ना जा सके, यानी कि जो हारा ना जा सके। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम जान लेते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर। ओके, परिचय जान लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं परिचय। लेखिका कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के अनुभवों की कहानियाँ हैं। इसमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंद है। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं बच्चों। पहचान, क्रमशः, फिर से शुरू आदि, कहानी संग्रह, अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, पासवर्ड आदि इनके उपन्यास हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारी लेखिका हैं जिनकी कुछ कृतियाँ हैं और अपनी कहानियों में अनुभव इन्होंने बताया है अपनी कहानियों में। चलिए देखते हैं। गद्य संबंधी जान लेते हैं क्या हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गद्य संबंधी वर्णनात्मक कहानी है। ठीक है, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, यानी कि इस कहानी के जरिए बच्चों हमें ये बताने की कोशिश की है लेखिका ने कि हमें हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए और परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये प्रेरणा हमें दी है इस कहानी के जरिए। चलिए हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें और भी मज़ा आएगा। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कठिन शब्द मैं बताती जाऊंगी, आप उसे लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचर को ढकेलते हुए वे बड़ी तेज़ी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है बच्चों, स्ट्रेचर यानी कि जिस पे पेशेंट को लिटाया जाता है और उसको बहुत तेज़ी से ढकेल रहे हैं और अस्पताल के गलियारे यानी कि पैसेज में ले जाया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। अब यहाँ बता रही है लेखिका कि जो स्ट्रेचर है उसके पीछे पीछे घर के सदस्य और मित्र लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, परिजनों यानी कि उनके रिलेटिव्स हैं और पड़ोसियों का एक काफिला यानी कि लोगों का समूह। ठीक है, लोगों का समूह स्ट्रेचर के पीछे पीछे जा रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर कि स्ट्रेचर के पीछे कौन जा रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना रहेगा आंसर घर के सदस्य, मित्र और परिजनों और पड़ोसियों। 4 ऑप्शन लिखने रहेंगे आपको, तो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। अकुलाहट यानी कि बेचैनी। कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। अकुलाहट यानी कि बेचैनी होती। तो सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी यानी कि सभी लोग एकदम टेंशन में थे, बेचैन थे। ठीक है, त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर ढकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। त्वरा से यानी कि शीघ्रता से, तेजी से। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। त्वरा यानी कि तेजी से या शीघ्रता से। अब नर्स ने यहाँ पर बहुत तेजी से स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ढकेलती हैं यानी कि धक्का देती हैं और दरवाज़ा को बंद कर लेती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पता चल रहा है हमें कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना बच्चों, उसका नाम अमरनाथ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ना, अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। किसके परिवार के लोग परेशान थे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर लिखना रहेगा आपको अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुँह नीचे किए बैठ गया था। ठीक है, किसका बेटा?
यानी कि अमरनाथ का बेटा अनिल किस पे बैठा हुआ था? बेंच पर बैठा हुआ था, मुंह लटका कर बैठा हुआ था। ठीक है, धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। अब यहाँ पर चोपड़ा जी हैं और वो धीरज रखने के लिए कह रहे हैं, यानी कि संतावना दे रहे हैं यहाँ पर अनिल को। ठीक है, किसको संतावना दे रहे हैं? अनिल को संतावना दे रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, अमरनाथ जी का। तो संतावना देते हुए कह रहे हैं कि धीरज रखो अनिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद यानी कि भरोसा, आशा। ठीक है, आशा बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन यानी कि भरोसा नहीं दिया। आश्वासन यानी कि भरोसा नहीं दिया। पर हुआ कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है बच्चों? चोपड़ा जी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ देखते हैं। दुर्घटना हाईवे पे हुई थी। दुर्घटना कहाँ पे हुई थी बच्चों? हाईवे पे हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा दुर्घटना कहाँ पे हुई थी? हाईवे पे हुई थी। अंडरलाइन कर लीजिए। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि अमरनाथ के परिवार के जो लोग थे, अनिल जी बता रहे हैं कि हम लोग दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया था कि सुबह नहीं निकल सके। तो यहाँ पर बाबूजी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि वो दोपहर में निकलेंगे, यानी कि सुबह नहीं निकल पाए हैं, इसलिए वो दोपहर में निकलेंगे, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। यानी कि बाबूजी ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो सुबह में नहीं निकल पाए हैं, इसलिए वो शाम तक पहुंचेंगे। ठीक है, 9 बजे तक वो नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हो गए। चिंतित यानी कि टेंशन में आ गए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग। यानी कि फैमिली के लोग जब बाबूजी बोले थे शाम तक आ जाएंगे और शाम तक नहीं आए, 9 बज गया रात के, तो सभी लोग क्या हो गए बच्चों? टेंशन में आ गए। रात के कितने बज गए? 9 बज गए। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि रात के कितने बज गए? 9 बज गए। ठीक है बच्चों, मोबाइल की घंटी बज रही थी, यानी कि बाबूजी के मोबाइल की घंटी बज रही थी। बाबूजी का नाम क्या था बच्चों? अमरनाथ। उनके मोबाइल की घंटी बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। यानी कि मोबाइल का घंटी जो बज रहा था, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अब अनिल बता रहा है यहाँ पर कि बाबूजी को रास्ते में तो कहीं रुकना ही नहीं था, मगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। अब यहाँ बता रहे हैं वो कि बाबूजी रुकते भी तो भी वो बता देते कि क्या हुआ था। आसपास कई जगह फ़ोन किया, यानी कि अब टेंशन में तो थे ही उनकी फैमिली के लोग, तो बहुत सारी जगह पे उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, रात के कितने बजे वो पुलिस स्टेशन पहुँचे थे? तो रात के 1 बजे। अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़ दिस लाइन। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। कहाँ पहुँचे थे? पुलिस स्टेशन। कहाँ पहुँचे थे? रात के 1 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। पुलिस से मदद मांगी। ठीक है, किससे मदद मांगी उन्होंने? पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। सुबह किसका फ़ोन आया था? पुलिस वालों का फ़ोन आया था। कितने बजे फ़ोन आया था? 5 बजे। अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुबह कितने बजे फ़ोन आया था? सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यानी कि पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि जो गाड़ी का नंबर था बच्चों, वो गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ठीक है, तो अलवर लिख लीजिए, कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी गाड़ी? अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक है, लिख लीजिए लाइन, अंडरलाइन कर लीजिए। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। भयावह यानी कि भयानक, डरावना। ठीक है, खतरनाक जिसे हम कहते हैं। भयावह यानी कि डरावना, खतरनाक या भयानक जिसे कहते हैं। दुर्घटना ऐसा नहीं कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे बहुत ही भयानक स्थिति था, किसी की बचने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, यानी कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था ना बच्चों कि किसी को बचने की उम्मीद नहीं थी वहाँ पर। अनिल धीरज को लेकर गया था। अब यहाँ बता रहे हैं अनिल जो है धीरज को लेकर कहाँ गया था? पुलिस स्टेशन गया था। धीरज कोई उसके फैमिली मेम्बर होगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कौन था वो, तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली का कोई मेम्बर रहा होगा धीरज, उसे लेकर वो गए थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भगवान मन में चिंता थी, अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान
उसके साथ भी यही होना था। यानी कहीं ना कहीं जो सारे रिलेटिव्स आए थे, जो मित्र आए थे, जो परिवार के सदस्य थे, वो सारे लोग यही बात कर रहे थे कि हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया, अमरनाथ इतने अच्छे इंसान थे और उनके साथ ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रक वाला जरूर पिया होगा परंतु सबूत कोई नहीं था। अब यहाँ पे लोग बातें बना रहे हैं, ज़रूर ट्रक वाले ने क्या किया होगा, पिया होगा, ड्रिंक किया होगा, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था। ठीक है, वह तो रुका भी नहीं, वहाँ ट्रक टक्कर मारकर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो रहा था कि जो ट्रक वाला था, अक्सर कर क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई हेल्प करता है, मोस्टली जो ड्राइवर रहता है वो भी हेल्प कर देता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर था वो टक्कर मारता है और निकल जाता है। ठीक है, इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अब रही बात जब एक्सीडेंट हुआ है इतना भयानक, तो उस ट्रक वाले को थोड़ा सा इंसानियत दिखाना चाहिए था, इसकी वजह से वो ट्रक जो ड्राइवर था वो बच जाता। लेकिन ट्रक वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से ड्राइवर जो रहता है अमरनाथ का, वो भी बेचारा मर जाता। तो किसकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ड्राइवर नहीं बच पाया था। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर कि किसकी मृत्यु हो गई थी, तो ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। और कौन टक्कर मारकर निकल गया था, तो ट्रक वाला। ठीक है, इंसानियत किसके अंदर नहीं था, ट्रक वाले के अंदर नहीं था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पैराग्राफ से। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं वीडियोस को। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, अधिक रक्तस्राव यानी कि खून अधिक बहना। ठीक है, खून का अधिक बहना, लिख लीजिए कंठी शब्द, अधिक रक्तस्राव यानी कि खून का अधिक बहना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई बच्चों, यहाँ पर ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। 10 वर्ष से इस परिवार के साथ था, यानी कि 10 सालों से वह अमरनाथ के परिवार के साथ था। कौन अमरनाथ के परिवार के साथ था, ड्राइवर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल ने बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है, यानी कि टाइम बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। 10-15 मिनट भी का समय भी बहुत अधिक लग रहा था। ठीक है, ये बात जब अनिल जो है बताते, यानी कि अमरनाथ का जो बेटा था अनिल, वो उसे बताता है इस तरह से हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो सबके चेहरे क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं सब लोग उदास हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सब लोग यही कहते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बेचारे अमरनाथ जी का। तो परिवार के लोग जब सुनते हैं ये बात को तो कहीं ना कहीं सदमे में आ जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बच गया इसलिए हैरान हो क्या, मुझे अभी मरना नहीं था इसलिए बच गया, वो हंसते थे। यानी कि ये अमरनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बच गया हूँ इसलिए तुम लोग हैरान हो क्या, मुझे मरना नहीं था इसलिए मैं बच गया। वो हंसते, यानी कि कौन हंस रहा है यहाँ पर, अमरनाथ जी हंस रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अमरनाथ जी से बात कैसे की जाए। सब चुप थे, यानी कि परिवार के जितने सदस्य थे सब लोग क्या थे बच्चों, चुप थे। अमरनाथ अपनी रौ में कहे जा रहे थे, अपनी रौ में कहे जा रहे थे। मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, यानी कि बोलते चले जाना। रौ में कहते जाना यानी कि बोलते चले जाना। भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। कौन कह रहा है ये बात, यहाँ पर ये बात अमरनाथ जी के हैं, कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली था इसलिए मैं बच गया, मुझे ड्राइवर का दुख है। यानी कहीं ना कहीं उन्हें ड्राइवर का दुख हो रहा था कि ड्राइवर उनका मर गया था बेचारा। अगर मैं उस वक्त बेहोश ना हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने ना देता। ठीक है, अमरनाथ कह रहे हैं कि मैं बेहोश नहीं हुआ होता उस समय तो मैं किसे बचा लेता बच्चों, ड्राइवर को बचा लेता, किसी भी हाल में उसे मरने नहीं देता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे, यानी कि परिवार के सदस्य जो थे वो सब चुप थे, उनकी बात सुन रहे थे, यानी कि अमरनाथ जी की बातें सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा। अब परिवार के जब लोग चुप थे तो कहीं ना कहीं अमरनाथ जी उनकी तरफ इशारा करके पूछते हैं, कुछ समस्या, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, क्या हुआ।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। कौन पूछता बच्चों? ये सारे क्वेश्चन अमरनाथ जी अपने फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है आप लोगों को तो मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ये डॉक्टर, ठीक, जो उनका बेटा है, अमरनाथ जी का बेटे का नाम क्या है बच्चों? अनिल। तो अनिल जो है वो डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप ही बता दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए कहा था। समेटते हुए, अपने को समेटते हुए यानी कि मुहावरा है बच्चों, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अपने को समेटते हुए यानी कि संकोच करना। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर थे कहीं ना कहीं संकोच कर रहे थे और कहते हैं, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। ठीक है, ये शब्द कौन कह रहा है बच्चों? यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं अमरनाथ जी से कि आप डॉक्टर कह रहे हैं अमरनाथ जी से कि अमरनाथ जी, इस तरह की आपकी दुर्घटना हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ और उस दुर्घटना में आप बच गए हैं, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ठीक है, अब आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेकिन कहते कहते बच्चों डॉट 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 दिया गया, यानी कि कहते कहते रुक गए। ठीक है, डॉक्टर अटका था, यानी कि रुक जाते हैं डॉक्टर। हिम्मत जुटाकर कह दिया था, लेकिन आपकी टांग बुरी तरह से कुचली हुई है। कुचली हुई है, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है, कुचली हुई यानी कि चूर चूर हो जाना। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, इसमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। ठीक है, अब डॉक्टर ने सारी बातें बता दी हैं कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है अमरनाथ जी, उसके बाद भी आप बच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी टांग कहीं ना कहीं कुचल दी गई है, चूर चूर हो गई है और 4 घंटे तक आप बिना इलाज के वहाँ पड़े रहे, इसकी वजह से उसमें जहर फैल गया है। ठीक है, तो कितने घंटे तक पड़े रहे वो? 4 घंटे तक पड़े रहे। ठीक है, पैरों में क्या फैल गया है? जहर फैल गया। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पैराग्राफ से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अंदेशा का कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों, खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि अमरनाथ जी, आपकी टांग क्या करनी पड़ेगी बच्चों? काटनी पड़ेगी, क्योंकि जहर जो है फैल गया है। ठीक है, इसका खतरा बना हुआ है जहर फैलने का। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ देखा, फिर डॉक्टर की तरफ देखा और हंसे थे। ठीक है, अमरनाथ जी जो है बच्चों यहाँ पर अपने परिवार की तरफ देखते हैं और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हैं और उसके बाद क्या करने लग जाते हैं बच्चों? हंसने लग जाते हैं। इतनी बड़ी बात सुनकर अमरनाथ जी हंसने लग जाते हैं, यानी सामने से डॉक्टर उन्हें बोल रहा है कि आपके पैर काटनी पड़ेगी, तो भी कहीं ना कहीं अमरनाथ जी हंस रहे हैं। अभी हमसे कोई कहे या आपसे कोई कहे कि आपकी पैर काटनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हम रोने लग जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, डर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अमरनाथ जी कितने स्ट्रांग बताए गए हैं इस कहानी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। टांग ही काटनी है तो काट दो, 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ, खूब घुमकड़ी की है मैंने, देश में विदेश में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही हैं, मेरे हाथ हैं। देखो, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, मेरा बाकी शरीर है। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं अमरनाथ जी जो है, जब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, तो डॉक्टर को जवाब देते हैं अमरनाथ जी, ठीक है काट दीजिए, टांग ही काटनी है ना, टांग काट दीजिए मेरी, क्योंकि मैंने कितने सालों तक इसके साथ जिया हूँ, 60 सालों तक इन टांगों के साथ जिया हूँ। मैंने खूब घुमकड़ी की है, घुमकड़ी का करने शब्द लिख लीजिए, घूमना, घूमना किया है। ठीक है, यानी कि घुमकड़ी करना यानी कि घूमना, मैंने बहुत इस टांगों के साथ घूमा है। कहाँ कहाँ घूमे हैं अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन। देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 2 है, विदेश में नंबर 3 है, पहाड़ों पर नंबर 4 है, समुद्र के किनारे नंबर 5 है, रेगिस्तान में नंबर 6 है, पठारों में। ठीक है, 6 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कहाँ कहाँ घुमक्कड़ी की है अमरनाथ जी ने, तो ये 6 आंसर आपको लिखने रहेंगे। देश में, विदेश में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में और पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। ठीक है, अमरनाथ जी कहते हैं मैंने सब जगह घूमा है, इन टांगों के बदले
और जीने के लिए सिर्फ टांगें थोड़ी ही है, मेरे हाथ हैं। अब यहाँ पर अमरनाथ जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि जीने के लिए मेरे पास टांगें थोड़ी न है, मेरे पास क्या है, हाथ भी हैं, देखो। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया, ठीक है, ऊपर उठा लिया। मेरा बाकी शरीर भी है, मेरा शरीर भी है मेरे साथ, ठीक है। इस तरह से वो समझाते हैं अपने परिवार वालों को कहीं ना कहीं, और अपने डॉक्टर को भी, और खुशी मन से ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बड़ी बात है, इस तरह से आपके साथ हादसा हो और इस तरह से जवाब देना बहुत मुश्किल है, लोग टूट जाते हैं, जीने की इच्छा नहीं रहती है। लेकिन अमरनाथ जी जो हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रस्तुत किए गए इस कहानी के ज़रिए लेखक हमें बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हमें भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परिस्थितियों के साथ हमें एडजस्ट करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। वो खुलकर हंसे थे, डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी, चैन की सांस ली थी बच्चों, मुहावरा आया है, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़। चैन की सांस लेना, इसका अर्थ होता है निश्चित होना, ठीक है, कहीं ना कहीं निश्चित हो जाते हैं, डॉक्टर भी चैन की सांस ले लेते हैं, निश्चित हो जाते हैं। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था, कहीं ना कहीं जो घर वाले टेंशन में थे, कहीं ना कहीं जब इस तरह से बर्ताव करते हैं अमरनाथ जी, तो अनिल जो उनका बेटा है वो बढ़कर अपने पिताजी के गले लग जाता है, ठीक है। बाबूजी बाबूजी, ठीक है, इमोशनल हो जाता है बेचारा वो, और बाबूजी बाबूजी कह के बोलने लग जाता। अरे इसमें क्या है, मेरा जीवन मेरी इन 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है। तो बाबूजी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, मेरा जीवन जो है वो कितने 3 फीट से बड़ा है, मेरी 3 फीट की जो टांगें हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरह से अपने बेटे को वो समझाते हैं, अपने परिवार को समझाते हैं, ठीक है। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि मेरा जीवन जो है मेरी टांगों पे थोड़ी ना अटका हुआ है, बाकी मेरा जीवन मेरे शरीर है, बाकी का शरीर है, मैं खुद हूँ, जिंदा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमरनाथ की टांग कट गई थी, ठीक है। अब ये सब होने के बाद बच्चों फिर क्या होता है, डॉक्टर ने उनकी टांग जो थी वो काट दी थी, वो घर गए थे, यानी कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऑपरेशन हो जाता है, वो घर चले आते हैं। एक स्वचालित व्हील चेयर उनके लिए आ गई थी, स्वचालित यानी कि लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है, स्वचालित यानी कि खुद से चलने वाली व्हील जो चेयर होती बच्चों उनके लिए आ गई थी घर पर, जिस पर बैठकर वो घर में घूमते रहते थे, ठीक है। अब पैर तो टंग कट गई थी बच्चों अमरनाथ जी की, तो उनके लिए क्या आ गया था, व्हील चेयर आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि घर में क्या चीज़ आ गई थी, तो स्वचालित व्हील चेयर आ गए थे जिस पर बैठकर वो घूमते रहते। वो कौन, यानी कि अमरनाथ जी घूमते रहते थे। अमरनाथ के कहने पर घर में कैनवास, रंग, ब्रश और ईजल सब सामान आ गया था, ठीक है। तो अमरनाथ जी के कहने पर घर में क्या क्या चीज़ें आ गई थी, कैनवास यानी कि कठिन शब्द लिख लीजिए, चित्र बनाने का पटल, ठीक है, ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, पटल जिसे कहते हैं, चित्र बनाने के लिए यूज़ होता है। रंग आ गया था, ब्रश आ गया था, ईजल, ईजल यानी कि धारा, चित्रधारा जिस कहते हैं हम लोग, ठीक है। श्याम पट या कैनवास, स्टैंड जिसे हम कहा जाता है, इत्यादि रखने वाली जो लकड़ी होती है, ठीक है, श्याम पटल कहा जाता है, कैनवास कहा जाता है उसे, ठीक है। चित्रधारा, इंजल यानी कि चित्रधारा, ये सारी चीज़ें उनके लिए आ गई थी, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, 4 चीज़ें आई थी, क्या क्या चीज़ें आई थी, कैनवास था, नंबर 2 है रंग, नंबर 3 है ब्रश, नंबर 4 है ईजल, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें अमरनाथ जी के लिए आई थी। जब उन्होंने कहा घर वालों से, उन्होंने ईजल पर कैनवास लगाया था, यानी कि जो स्टैंड था उस पर ड्राइंग बोर्ड उस पर लगाया था, ड्राइंग बोर्ड के स्टैंड पर उन्होंने कैनवास लगाया था, ठीक है। वो हंसते हुए कहते, कौन हंसते हुए कहता है, यानी कि अमरनाथ जी हंसते हुए कहते, देखो बरस तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत, ठीक है। अब यहाँ पर अमरनाथ जी हंस रहे थे और कह रहे थे मैं बरसों से सोच रहा था कि मैं चित्रकारी करूँ, चित्रकार बनूँ, ऐसा सोचता ही रहा, डिज़ाइन करूँ, पेंटिंग करूँ, ड्राइंग करूँ, लेकिन मैं सोचता रहा, लेकिन मुझे क्या फुर्सत नहीं मिली, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं।
ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं। दीर्घाओं यानी कि गैलरी, कला दलान जिसे हम कहते हैं, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है यहाँ पर। कला दीर्घाओं यानी कि आर्ट गैलरी जिसे कहा जाता है, या कला दलान जिसे कहा जाता है। विश्व भर में बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र मैंने देखे हैं। और सराहे हैं, सराहे हैं यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, लिख लीजिए, सराहे यानी कि प्रशंसा करना। अब यहाँ पर अमरनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने विश्व भर में आर्ट गैलरी देखी है, वहाँ बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं, उन्हें मैंने प्रशंसा की है, सराहा है, पर जब भी मैं उन्हें देखता हूँ उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता हूँ, फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता है। परिदृश्य यानी कि चारों ओर का दृश्य, ठीक है, कठिन शब्द आया बच्चों, लिख लीजिए, परिदृश्य यानी कि चारों ओर का दृश्य। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है बच्चों, ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पर अमरनाथ जी कह रहे हैं कि मैं बहुत विश्व भर में घूमा हूँ, आर्ट गैलरी गया हूँ और बहुत से चित्रकारों के चित्र देखे हैं, उनकी प्रशंसा की है, लेकिन जब भी मैं उनके चित्रों को देखता था ना, तो मैं अपने रंग लगाने लग जाता, अपने रंगों की कल्पना करने लग जाता था, तो वो खुद के रंग लगाने लग जाते, यानी कि जो पेंटिंग करने वाला जो चित्रकार था वो अपनी पेंटिंग के हिसाब से कलर भरता है, लेकिन अमरनाथ जी अपने कलर लगाने लग जाते थे, तो सारा दृश्य जो था, परिदृश्य यानी कि जो चारों तरफ का दृश्य था वो बदल जाता है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता था वो एकदम चेंज हो जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। कठिन शब्द आए बच्चों, मूर्ति शिल्प यानी कि प्रतिमा, लिख लीजिए, समन्वय यानी कि संयोग, ठीक है, समन्वय यानी कि संयोग, और मूर्ति शिल्प यानी कि प्रतिमा को कहा गया है। तो यहाँ पर अमरनाथ जी कह रहे हैं कि इन मानव आकृतियों के जो चित्र थे उसमें प्रतिमा भी रहती थी, प्रतिमाएं भी रहती थी। स्त्री रंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियाँ बनाई थी वहाँ उसमें मांस, मज्जा और अस्थियाँ तक को देखा जा सकता था। अब यहाँ पर अमरनाथ जी कह रहे हैं स्त्री रंगों के बिना, ठीक है, स्त्री रंगों के बिना यानी कि श्रृंगार के बिना, स्त्री के श्रृंगार के बिना जो उन्होंने रेखाएं आकृतियाँ बनाई थी उसमें क्या क्या, मांस, मज्जा, अस्थियाँ, अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियों को भी देखा जा सकता था, मांस, मज्जा और हड्डियों को भी देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। और यह कह रहे हैं कि रेखाओं वाले जो चित्र, रेखा वाले लाइनिंग स्केच पेन जिसे हम कहते हैं, स्केच पेन से जो ड्राइंग की जाती है, उन चित्रों में प्रवाह यानी कि बहाव, कठिन शब्द लिख लीजिए, प्रवाह यानी कि बहाव, ऊर्जा यानी कि शक्ति, उमंग यानी कि उत्साह, मौज, ठीक है, चुस्ती पूर्ति थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यानी कि कहीं ना कहीं सजीव लग रहे थे वो जो पेंटिंग थी, रेखाओं वाली जो पेंटिंग थी वो कहीं ना कहीं प्रभावपूर्ण थे, शक्ति से भरपूर थे, उसमें कहीं ना कहीं उत्साह था, उमंग था, चुस्ती पूर्ति थी, ठीक है। लगता था ये आकृतियाँ अभी संवाद करेंगे यानी कि बात करेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा था जो पेंटिंग है ये कहीं ना कहीं अभी बात करेगी पेंटिंग, हाथ पकड़कर साथ हो लेंगी, यानी कि ऐसा लग रहा था उन पेंटिंग को देखकर, ऐसा लग रहा था वो बातें करेंगी, अभी हाथ मेरा पकड़ के मेरे साथ हो लेंगे, ठीक है। इतनी जीव तंत्रता यानी कि इतनी जीवित लग रही थी, सजीव लग रही थी कहीं ना कहीं वो पेंटिंग, ठीक है। रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस में निःशस्त होता जो उनके चित्रों को सजीव कर देता था। अब यहाँ कह रहे हैं रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निःशस्त यानी कि बाहर आया हुआ, उजागर, कहीं ना कहीं वो पेंटिंग इस तरह से वो बनाए थे, रंग भरे थे, रेखाएं खींचे थे, कहीं ना कहीं उजागर हो रहा था, बाहर आ रही थी वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो उनके चित्रों को सजीव कर रहा, कहीं ना कहीं वो नेचुरल कर रहा था, सजीव कर रहा था, ठीक है। लगता था वो हर दृश्य, परिदृश्य, स्थित और व्यक्तियों को रंगों और रेखा में ढाल देंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि ये हर दृश्य को, यानी कि जो चारों तरफ का दृश्य है, परिदृश्य है, चारों तरफ का हर स्थिति में व्यक्ति के जो रंग हैं उसमें वो ढाल देंगे, ठीक है,
समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों और झरने और हरियाली के चित्र बनाते थे। वहीं घर के बाहर की जितनी खुली ज़मीन थी, माली के साथ उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करवाया था। अब यहाँ बताया जा रहा बच्चों कि अमरनाथ जी जो थे, क्योंकि उनके पैर काट दिए गए थे तो घर में ही रहते थे व्हील चेयर पर, तो उन्होंने कैनवास स्टैंड था ड्राइंग बनाने का, उस पर उन्होंने फूलों, पत्तों और झरनों और हरियाली के चित्र बनाते थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा घर के भीतर वो कैनवास पर क्या बनाते थे, तो फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते थे। ठीक है, वहीं घर के बाहर जितनी खुली ज़मीन थी वो माली के साथ उन्होंने उस ज़मीन को क्या कर लिया था, तैयार करवा लिया था। ठीक है, सामने की ज़मीन में बगीचा बनाया था, यानी कि जो ज़मीन खाली पड़ी थी घर के बाहर, तो उन्होंने उस ज़मीन को क्या कर लिया था, उसे बगीचा बना लिया था, यानी कि छोटा सा गार्डन बना लिया था। उसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। तो उन्होंने मौसम के अनुसार फूल लगाए थे। क्यारियाँ यानी कि कठिन शब्द लिख लीजिए, क्यारियाँ यानी कि मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे भाग को कहा जाता है क्यारियाँ। तो उसमें वो रंग बिरंगे फूलों को लगाया था। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगाए थे। ऋतुओं यानी कि मौसम, कठिन शब्द आया बच्चों, ऋतुएं यानी कि मौसम के हिसाब से उन्होंने पौधे लगाए थे, यानी कि गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के फूलों लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गर्मी आती है, अपने इंडिया में गर्मी आती, गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश में के बाद सर्दी आती है, उसी तरह से पौधे उन्होंने फूलों के लगाए थे। घर के पीछे की ज़मीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगाए थे। और घर के पीछे क्या लगाया था बच्चों, उन्होंने फलों के पेड़ लगाए थे। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर के पीछे की जो ज़मीन थी वहाँ पर उन्होंने क्या लगाए थे। ठीक है, फलों के पेड़ लगाए थे। घर की 4 दीवारियों के साथ फूलों और फलों की बेल चढ़ा दी गई थी। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा घर की 4 दीवारियों पर क्या किया गया था। 4 दीवारियों का कठिन शब्द लिख लीजिए, यानी कि परकोटा। ठीक है, परकोटा होता है। और बेल यानी कि लताएं जिसे हम कहते हैं, उसे लगा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने फूलों और फलों की बेलें लगा दी थी 4 दीवारों पर। ठीक है, घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते थे, यानी कि घर के लोग भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित थे और बाहर वाले भी कहीं ना कहीं अमरनाथ के इस तरह से एक्टिविटी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। यानी कि पैर कट गए हैं जिस आदमी का, वो इतना एक्टिव, इतना पॉजिटिव पर्सन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस बात से उनके घर वाले और घर के बाहर के लोग भी आश्चर्यचकित थे। वो हंसते थे, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं वो हंस रहे थे अमरनाथ जी और कह रहे थे मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ। व्याकरण यानी कि परिभाषा, मैं परिभाषा कर रहा हूँ कहीं ना कहीं जीवन की। जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, यानी कि जीवन के जो सच हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि शिखर पर चढ़ने कठिन शब्द आया बच्चों, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए वो सीढ़ियाँ लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, सकारात्मक दृष्टि उन्होंने रखी है अपने जीवन के प्रति और आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। कहकर हंसने लगते, यानी कि कहीं ना कहीं जो अमरनाथ जी हैं वे सारी चीज़ें कहकर क्या करते थे, हंसने लग जाते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, जैसे कि डेली रूटीन में चेकअप होता है, तो यहाँ पर अमरनाथ जी का भी डेली रूटीन में चेकअप हुआ और डॉक्टर ने फिर से उनके खून की जांच करवाई। ठीक है, खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। अब ये कहीं ना कहीं जब खून की जांच की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर जो थे वो परेशान हो जाते थे। घर के लोग चिंतित थे, अब घर के लोग भी टेंशन में आ गए, अब क्या हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं सब लोग परेशान हो गए, भैया आप क्या हो गया। ठीक है, घर के लोग चिंतित थे। डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही यानी कि फैल रही है। कठिन शब्द आया है, लिख लीजिए, पसरना यानी कि फैलना। जो बीमारी है फिर से फैल रही है। उनकी दाईं बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है। गर्दिश यानी कि जो बहाव होता है, दौरा होता है, प्रवाह होता है, वो क्या हो गया, बंद हो गया है। दाईं बाह में खून की गर्दिश जो है वो बंद हो गई। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना रहेगा दाईं बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई। कौन सी बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है? दाईं बाह में। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है, तो दाईं बाह में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से दाईं बाह में क्या बंद हो गया है, तो खून की गर्दिश बंद हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई। अब धीरे धीरे बाह को जो हिलाना डुलाना था वो बंद हो गया था। ठीक है, बाह निर्जीव होकर काट सी हो गई थी। बाह निर्जीव यानी कि जो बाह थी उनकी वो निर्जीव यानी कि बेजान हो गई थी, जिसमें जान नहीं हो। कठिन शब्द लिख लीजिए, निर्जीव का यानी कि बेजान या जिसमें जान ना हो। काट सी हो जाना यानी कि लकड़ी सी हो गई। उनकी जो बाहें थी बच्चों अमरनाथ जी की, वो लकड़ी सी हो गई थी। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली गई थी। घर का कोई ना कोई सदस्य ही आसपास रहता था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। अमरनाथ जी को बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी बच्चों। नर्स रख ली गई थी घर पर, कोई ना कोई सदस्य उनके साथ हमेशा रहता था। डॉक्टर ने बताया था जहर फैल गया है, अब और रोका नहीं जा सकता। यानी कि जो जहर है उनकी बॉडी में जो फैल रहा था वो रोका नहीं जा सकता, पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। यानी कि पहले से ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई थी। बाह काटनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया था बच्चों कि बाहें उनकी काटनी पड़ी। यानी कि दाईं बाह में खून का प्रवाह नहीं हो रहा था, तो वो बाह जो थी, काट सी जो बाह हो रही थी उनकी, निर्जीव सी जो बाहें हो रही थी, उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? काटना पड़ेगा। घर के लोग सन्न थे। सन्न थे बच्चों, मुहावरा आ गया है, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़ आप लोग। सन्न का अर्थ होता है हतपर्व रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। मुहावरा आया है, सन्न का अर्थ होता है हतपर्व रह जाना। लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाबूजी को ही फैसला लेना था। कौन सा फैसला बच्चों? बाह काटी जाए कि ना काटी जाए, इस चीज़ का फैसला बाबूजी को लेना था। बाबूजी यानी कि अमरनाथ जी को लेना था। वो हंसे थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब ये सारी चीज़ें बताई गई थी तो वो फिर से हंस रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आखिर मैं बाह तो नहीं हूँ। अब यहाँ पर अमरनाथ जी कह रहे हैं मैं बाह तो नहीं हूँ। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे। अब यहाँ बताया जा रहा है बच्चों, सप्ताह भर, एक हफ्ते बाद जो है अमरनाथ जी हॉस्पिटल से लौट आते हैं। उनकी दाईं बाह काट दी गई थी। अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सी बाह काटी गई थी? दाईं बाह काटी गई थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। कितने हफ्ते बाद अमरनाथ जी घर आ गए थे? एक हफ्ते बाद अमरनाथ जी घर आ गए थे और उनकी दाईं बाह काटी गई थी। अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा पैराग्राफ से रिलेटेड। उन्होंने जल्दी से बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। बेचारे कितने स्ट्रांग थे, सोचिए कितने पॉजिटिव थिंकिंग के लोग थे। और अमरनाथ जी, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। लेखक ने इसलिए शायद हमारे सामने ये चैप्टर लेके आए हैं जिससे हम इस कहानी के जरिए सीख सकें कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अमरनाथ जी कभी हार नहीं माने अपनी ज़िंदगी में, वैसे हमें भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने बाएँ हाथ से काम करना सीख लिया था। ठीक है बच्चों, कौन बाएं हाथ से काम करना सीख लिया था? अमरनाथ जी बाएं हाथ से काम करना सीख लिए थे। कौन से हाथ से काम करना सीख लिए थे? बाएं हाथ से काम करना सीख लिए थे। धीरे धीरे वो अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया बच्चों और खुद से वो सारे काम करने लग गए थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। अब बेचारे दाएं बाह तो काट दी गई थी, तो उनके लिए खुले कमीज यानी कि खुले स्लीवलेस जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह की कमीज उनके लिए, शर्ट कमीज यानी कि शर्ट सिलवाई गई थी, स्टिच कराया गया था। वो पहले की तरह सामान्य लग रहे थे। अब नॉर्मल जैसे पहले रहते थे उसी तरह से नॉर्मल हो गए थे वो। अमरनाथ ने कहा था कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूँगा। शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूज़िक। लिख लीजिए बच्चों, शास्त्रीय संगीत का अर्थ होता है क्लासिकल म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर अमरनाथ जी ने एक बिग अनाउंस कर दिया है घर के लोगों के लिए कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ बच्चों? शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता हूँ कल से। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। कल से अमरनाथ जी क्या सीखना चाहते हैं? तो शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करना चाहते हैं। शास्त्री जी को सूचित कर दिया गया था। ठीक है, वो कल से आ जाए। यानी कि जो शास्त्री जी थे, जो टीचर थे उनके क्लासिकल म्यूज़िक के, उन्हें संदेश दे दिया गया था। वो उन्होंने कहा था कि मैं कल से आ जाऊंगा। बचपन में सीखना शुरू किया था, पर सीखा
पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। अब अमरनाथ जी कह रहे हैं कि मैं बचपन से सीखना चाहता था, बीच में मैंने शुरू भी किया था, लेकिन मैं पूरा सीख नहीं पाया था, बीच में छोड़ना पड़ा था मुझे। ठीक है बच्चों, शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ जी ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया था। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। रियाज का कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों, गाने का अभ्यास करना। ठीक है, रियाज कठिन शब्द आया बच्चों यहाँ पर। रियाज का अर्थ होता है गाने का अभ्यास करना, यानी कि सुबह का टाइम जो था उनका अमरनाथ जी का, वो गाने का अभ्यास करने का समय होता था। ठीक है बच्चों, दिन में शास्त्रीय जी आते थे, यानी कि सुबह के समय दिन के टाइम में शास्त्रीय जी, उनके जो गुरु थे, वो आते थे। शाम को फिर अभ्यास करते थे, यानी कि शाम का समय जो होता था अमरनाथ जी का अभ्यास का समय होना था, यानी कि प्रैक्टिस करते थे, जो वो सिखा के जाते थे उसकी प्रैक्टिस करते थे। पहले रंग और रेखाएँ थी, यानी कि पहले वो क्या सीख रहे थे, पेंटिंग वगैरह करना सीख रहे थे। कौन? ये अमरनाथ जी। ठीक है, अब स्वर लहरियाँ थी, यानी कि अब वो स्वर संगीत सीख रहे थे। पहले वो क्या सीख रहे थे बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो रंग और रेखाएं सीख रहे थे। अब वो क्या सीख रहे हैं, स्वर लहरियाँ सीख रहे हैं, यानी कि स्वर गाना बजाना, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। स्वर साधना में वो ध्वनियों का आवाहन करते थे। स्वर साधना, साधना यानी कि लिख लीजिए कठिन शब्द, साधना यानी कि अभ्यास। ठीक है, स्वर साधना यानी कि सुर साधना, संगीत का अभ्यास करना। सुर के प्रकार होते हैं ये अलग अलग। ठीक है, जैसे कि गेम खेलते हैं हम, क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग तरह के होते प्रकार, उसी तरह से सुर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो स्वर साधना में वो ध्वनियों का आवाहन करते थे। कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते अवतरित होते थे। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान अलापते तो कभी ठुमरी के इन शब्दों के भाव स्वरों में बांधकर मन प्राण तक पहुंचते थे। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए। ध्रुपद यानी कि सुर के एक प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे डांस के क्लासिकल डांस होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ध्रुपद जो होता है एक सुर का प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस तरह से गाते थे, और कभी कभी वो ख्याल में तान अलापते थे। ख्याल में कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वरों में बांधकर मन प्राण तक पहुंच जाते हैं। मन प्राण में यानी कि मन खुश हो जाना, मन प्राण तक पहुंच जाना यानी कि मन खुश हो जाना। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द। समझ में आया सब लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी। लौकिक यानी कि कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। लौकिक यानी कि सांसारिक और अलौकिक यानी कि आध्यात्मिक। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। आत्मिक यानी कि आत्मा से, सूक्ष्म यानी कि छोटा। लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ लौकिक यानी कि सांसारिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक यानी कि आत्मा से, स्थूल और सूक्ष्म यानी कि बड़ा और छोटा, सारी सीमाएं टूट गई थी। मानो स्वर जीवन का नया अध्याय, बोध एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा था। बोध यानी कि ज्ञान, लिख लीजिए कठिन शब्द। बोध यानी कि ज्ञान, उद्घाटित करना यानी कि नया रूप देना। ऐसा लग रहा था मानो स्वर जीवन से एक नया ज्ञान, नया अध्याय वो उद्घाटित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, कौन लिख रहा है? यहाँ पर अमरनाथ जी के लिए कहा गया है सब चीज़ें। ठीक है, इन सब के साथ भी अमरनाथ जी की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी, यानी कि वो जो रियाज वगैरह कर रहे थे, संगीत वगैरह सीख रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी अपनी जगह पे, लेकिन उनकी जो डॉक्टरी जांच थी, मेडिकल चेकअप था बच्चों, वो निश्चित समय पर, उनका जो टाइम डॉक्टर देते थे वो समय पर उनका सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, वो फिर बीमार पड़े, बड़ी तेज बुखार। डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल, यानी कि फिर से वो बीमार पड़ते हैं, फिर से वही तेज बुखार होता है, डॉक्टर फिर से टेंशन में आते हैं, घर के लोग फिर से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा डॉक्टर। ठीक है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 1 सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज़ जा चुकी थी
बच्चों। अब इस बुखार में क्या हुआ बच्चों उनके साथ, उनकी जो आवाज़ थी वो भी बेचारे की चली गई। बेचारे गाना गाना सीख रहे थे तो गाना गाना भी बंद हो गया बेचारे का, आवाज़ चली गई, भगवान ने उनकी आवाज़ ही छीन ली। कितना दुख की बात है सोचिए, मतलब हर चीज़ भगवान उनसे छीनते जा रहे हैं, लेकिन अमरनाथ जी हैं जो वो कहीं हार नहीं मान रहे हैं। इस तरह से दिखाया गया है इस कहानी में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनकी आवाज़ जा चुकी थी पर उनकी आंखें हंस रही थी, ठीक है। आंखें हंसते हुए देखा बच्चों कभी आपके, कि भले ही आप चुप रहें लेकिन आपकी आंखें कभी कभी ऐसी होती हैं, आंखों में इशारा हो जाता है। आप भी अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में रहते हैं तो आंखों में इशारा कर लेते हैं, आप लोग बातें कर लेते हैं, टीचर को कुछ पता ना चले, ठीक है। तो उसे कहते हैं आंखों में बातें करना, आंखों में हंसना, ठीक है। वैसी ही हंसी जैसे कहीं हो, देखो मैं जीवित हूँ, यानी कि इस तरह से हंसी हंस रहे थे कि कह रहे थे देखो मैं जीवित हूँ, यानी कि मेरे बाहें कट गई, मेरी आवाज़ चली गई, लेकिन क्या है तो भी मैं जीवित हूँ। मुझे चुनौती मत दो। जीवन अनुभव और कला के अनुभव की एकाग्रता और खौलता सच यानी कि कड़वा सच, लिख लीजिए कठिन शब्द। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं अमरनाथ जी कि जीवन का अनुभव कुछ और रहता है और कला का अनुभव कुछ और रहता है। यानी कि अब मेरे पास मेरी ज़िंदगी उस मोड़ पे आ गई है, यानी कि मैं ज़िंदगी के अनुभव, कला का अनुभव अलग अलग है। जीवन का अनुभव जो होता है अलग होता है और कला का अनुभव अलग होता है, लेकिन अब दोनों क्या हो गया है, दोनों के अनुभव क्या हो गए हैं, मिश्रित हो गए, यानी कि मिक्स हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमरनाथ जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतज्ञों के कैसेटों और डिस्क, उनका म्यूज़िक सिस्टम उनके कमरे में साइन बोर्ड पर रख दिया गया। यानी कि अमरनाथ जी ने कहा घर वालों से, क्या कहा कि उनके शास्त्रीय संगीतज्ञों यानी कि संगीत के ज्ञाता जो थे, उनके कैसेट, उनकी सीडी, म्यूज़िक सिस्टम जो था उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिए कि साइन बोर्ड पर क्या चीज़ें रख दी गई थी। तो शास्त्रीय संगीतज्ञों के कैसेट, डिस्क और म्यूज़िक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया था। कहाँ पर रख दिया गया था, साइन बोर्ड पर रख दिया गया। पूरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई थी। सज्जा यानी कि सजावट जो थी, उनके कमरे की सजावट जो थी बच्चों, क्योंकि उनकी आवाज़ भी जा चुकी थी, अब बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, तो इसलिए उनकी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें सेट कर दी गई थी। उन्होंने इशारों में बताया था, यानी कि अब आवाज़ तो चली गई थी बच्चों उनकी, तो इशारों में बताते थे। मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साधना अधूरी है। साधना यानी कि इच्छा। अब उन्होंने ये कहा था कि इशारों में बताया था कि मैंने संगीत तो सीखा था लेकिन मैंने सुना ही नहीं था संगीत को, तो मेरी वो इच्छा भी अधूरी रह गई। उन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ, यानी कि मेरी जो साधना रह गई है, अधूरी रह गई है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, उसका लाभ उठाना चाहता हूँ। सिद्धि यानी कि लाभ उठाना चाहता हूँ, कठिन शब्द लीजिए, सिद्धि यानी कि लाभ उठाना चाहता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। अब इनका जो डेली रूटीन था बच्चों अमरनाथ जी का, वो पूरा टोटली चेंज हो गया था। वो मुस्कुराते थे, इशारों से जैसे कहते हो मैं आनंद में हूँ, ठीक है। इशारे में बातें करते थे और कहते थे मैं आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वो सुबह उठते उनकी अपनी व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते थे। पक्षियों का कलरव सुनते, कलरव यानी कि चहचहाना, लिख लीजिए कठिन शब्द बच्चों, कलरव यानी कि चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना सुनते थे। सूखे पत्तों के झरने की आवाज़, यानी कि सूखे पत्ते जो टूट के झड़ते हैं ना बच्चों, गिरते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते थे। कलियों के चटकने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी, यानी कि इतनी बारीक आवाज़ होती है चटकने की, कलियों की, वो भी आवाज़ वो सुनते थे। उन्हें ओस की टिप टिप, पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियाँ बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। यानी कि जो बहुत ही साइलेंट म्यूज़िक होता है, यानी कि कभी हमने सुना नहीं होगा कि ओस की टिप टिप की पत्तियाँ जो गिरती हैं पत्तों पर, धीमी हवाएं जो चलती हैं सरसराने की, वो सारी आवाज़ वो सुनने लग गए थे, ठीक है। बहुत स्पष्ट तरीके से सुनाई पड़ने लग गई थी। स्पष्ट यानी कि क्लियर तरीके से उन्हें सुनाई पड़ने लगे थे। उनके चेहरे पर एक उजास दीप्तता था। उजास यानी कि उजाला,
लिख लीजिए कठिन शब्द उजाल यानी कि उजास यानी कि उजाला दिखता था, दीप्ता यानी कि तेज दिखता था। ठीक है, उजाला या तेज दिखता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते थे। कजरी की तान एक वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक गाना होता है। ठीक है, कजरी की तान होता है, एक धुन होती है, उससे सुनते थे वो आंखें बंद करके। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आंखें बंद करके वो क्या सुनते थे? तो कजरी की तान सुनते थे। अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़ आप लोग। दिन में वो अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते थे। ठीक है, दिन में जब उनको टाइम मिलता था, अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके समय के अनुसार, अनुकूलता यानी कि व्याकुलता, बेचैनी के हिसाब से वो अपने गाने को सुनते थे। शास्त्रीय जी का जो गायन था वो सीडी सुनते थे। ठीक है बच्चों, घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो वो जो चाहते हो करे, वो उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते हैं। यानी कि घर के लोग उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, जो चाहते थे, जो उनका मन करता था वो सारी चीज़ें उन्हें करने देते थे। वो चाहते थे जितनी खुशी वो दे सके उनको वो दे दे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस समय अलवेर कामू का कालीगुड़ा नाटक उनके भीतर मंजित होता है। कालीगुड़ा बच्चों कड़ी शब्द लीजिए, यानी कि पश्चात नाटक राजा था, वह बहुत क्रूर था। मंजित होना यानी कि प्रस्तुत होना। ईश्वर क्रूर रोमन शाह कालीगुड़ा बन गया था, यानी कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो रोमन क्रूर रोमन शाह कालीगुड़ा बन गया था, यानी कि वो एक क्रूर राजा बन गया था। कौन? भगवान को यहाँ कहा गया है कि वो अमरनाथ के लिए क्या बन गए थे? एक क्रूर राजा की तरह बिहेव कर रहे थे। अपनी इच्छा से वो मेरे अंगों को कटवाता जा रहा था, यानी कि भगवान इतने क्रूर हो गए थे कि अपनी इच्छा से, जब उनकी जो इच्छा होती थी, जिस अंग की ज़रूरत होती थी, वो अमरनाथ के अंगों को कटवा रहे थे। ठीक है, कभी उनकी बाहें कटवा रहे थे, कभी आवाज़ ले रहे थे, इस तरह से एक एक चीज़ें वो उनके अंगों को कटवा रहे थे। ठीक है, जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती थी उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग करके मुझे मरवा रहा था। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला ना कि जैसे जैसे भगवान को इच्छा हो रही थी उनके अंग की, उसी तरह से एक एक अंग वो उनके लिए जा रहे थे और उनके अंग को भंग कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहा था भगवान। इस तरह से वो क्रूर हो गए थे। यहाँ पे अमरनाथ जी इस तरह से बता रहे थे, जिस तरह से पश्चात का राजा था बहुत ही क्रूर था, उसी तरह से ईश्वर भी क्रूर हो गया है। ठीक है, अमरनाथ जी के एक एक अंग को वो भंग करता चला जा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश करे जा रहा है। मुझे काली गुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीन में नहीं है। अब यहाँ पर अमरनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों। तो कह रहे हैं अमरनाथ जी कि मैं काली गुला के विरुद्ध, यानी कि जो क्रूर राजा है ना, उसके विरुद्ध में एक शांत संघर्ष करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है। पुरुषार्थ यानी कि क्षमता में है, पराक्रम में है, और हार नहीं, यानी कि आत्महीनता में नहीं। आत्महीनता यानी कि आत्मिक क्षुद्रता में नहीं है, हार में नहीं है। जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, पराक्रम में है, आगे बढ़ने में है, हार में नहीं है। मैं हारना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, वो सोचते सारे गत्यारोधक समाप्त हो। गत्यारोधक यानी कि गति को रोकना, यानी कि वो सारे कहीं ना कहीं उनको रोकना चाहते थे। निर्बद्ध हूँ मैं, जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। और वो कह रहे हैं कि मैं निर्बद्ध हूँ। निर्बद्ध यानी कि मैं समाप्त हूँ, यानी कि बंधन ना हो। मैं निर्बद्ध हूँ यानी कि मुझे कोई बंधन ना हो, और हर वस्तु, हर जीवन का हर स्थिति में अद्वितीय रहना चाहिए। अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई ना हो। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द बच्चों। अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई ना हो। मेरी अपराजय यानी कि मेरी कभी हार ना हो, आस्था रहे। अद्वितीय का कठिन शब्द और होता है निठर बने रहना। ठीक है, अपराजय यानी जिसे कोई पराजित ना कर सके। जीवन के अंतिम साक्ष्य यानी कि सबूत में मुझे निर्भय कर दे, यानी कि मैं हमेशा डट कर खड़ा रहूं, निडर खड़ा रहूं। ठीक है,
तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पेज नंबर 81 ओपन कर लीजिए। वो क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए ओपन कर लीजिए। मैं एक एक करके आपको आंसर्स बता देती हूँ। पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए पेज नंबर 81 ओपन कर लिया सब लोगों ने। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करते हैं हम लोग। का देख लेते हैं बच्चों। केवल एक शब्द में उत्तर लिखना है जिसमें चल फिरने की क्षमता का अभाव हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें सुनने की क्षमता का अभाव हो, क्या कहते हैं उसे। नंबर 3 है जिसमें बोलने की क्षमता का अभाव, उसे क्या कहते हैं। और 4th है आपका स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 4 है आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिसमें चल फिरने सकने की क्षमता का अभाव उसे पंगु कहते हैं। पंगु कहते हैं बच्चों, लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जिसमें सुनने की क्षमता का अभाव उसे बधिर कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 है जिसमें बोलने की क्षमता का अभाव उसे मूक कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें बोलने की क्षमता का अभाव उसे क्या कहते हैं बच्चों, मूक कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं आंसर को आराम से। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव होना, यानी कि अपंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, अपंग कहलाता है। यानी कि स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपंग कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने। वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स को और समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। खा पे जाते हैं बच्चों। हमारा खा गया है पाठ में उपयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखे। क्वेश्चन है टांग की काटनी है तो काट दो। टांग काटनी है तो काट दो। ठीक है, तो पाठ में उपयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखना है आपको। तो इसका भाव हम लिखेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका निहित भाव क्या होगा कि टांग ही काटनी है तो काट दो। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लेकर आ गई हूँ बच्चों। चलिए लिख लीजिए आप लोग। वीडियो पॉज करके आप आंसर को ठीक से लिख सकते हैं आराम से। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, बता देती हूँ। टांग की काटनी है तो काट दो। यहाँ पे अमरनाथ जी कहते हैं। वक्ता अमरनाथ ने इस कथन से उसके जीवन जीने के सकारात्मक दृष्टिकोण के भाव का पता चलता है। वो परेशानियों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। दुर्घटना में जब उनकी टांग काटने की बात हुई तो वो बिना घबराए अपनी टांग काटने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा ही था चैप्टर में किस तरह से जब उनके टांग काटने की बात करते हैं डॉक्टर तो वो घबराते नहीं हैं। साहर्ष यानी कि खुशी खुशी वो बोलते हैं कि मैं अपने टांग कटवाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बहुत सालों तक इस अपने टांगों पर घूमा फिरा है, घुमड़ी किया है। तो ये सारी बातें वो कहते हैं। इस तरह से आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। इसके खा के 2 पर जाएंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं उसके भी आंसर्स हम लोग क्या है, क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर पे हम जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा इसका आपको। चलिए आगे देखते हैं। मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों आया था ये लाइन। तो यहाँ पर इसका हमें वाक्य पढ़कर उसका निहित भाव हमें लिखना है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बोला था। चलिए इसके भी हम देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। इस कथन में परिस्थितियों के सामने ना झुकने का भाव पता चलता है। दुर्घटना की चपेट में आने के कारण अमरनाथ की पहले टांग काटनी पड़ी थी, तो उन्होंने दुखी ना होते हुए चित्रों और बागवानी में अपना समय बिताना शुरू किया था। फिर अब उनकी दाईं बाँ काटनी पड़ी थी तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। परंतु थोड़े ही दिनों में आवाज़ ने भी उनका साथ छोड़ दिया था बच्चों। तो उन्होंने अपना समय शास्त्रीय संगीत की कैसेटों सुनने, पक्षियों की कलवर, पत्ते झरने की आवाज़, हवा की सरसराहट और कलियों के चटकने की आवाज़ में बिताने लगे थे। इन सभी बातों से पता चलता है कि अमरनाथ जीवन का जीवट व्यक्ति थी। ठीक है, इस तरह से इसका भाव आप लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसके आंसर लिख लीजिए बच्चों आप लोग।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे बच्चों। आगे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो हीन शब्द से हमें अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ पे दिया है आत्म प्लस हीन। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा अपना आत्महीन बन जाएगा। ठीक है, बॉक्स में यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। चलिए मैं आगे के बाकी शब्द बनाती हूँ। यहाँ पे 3 दिए गए हैं बच्चों, लेकिन मैं 5 लेकर आई हूँ आपके लिए। तो हम बना लेंगे रसहीन, बलहीन, समृद्धहीन, शक्तिहीन, धनहीन। ठीक है, और भी आप महल बना सकते हैं, महलहीन, जनहीन, धनहीन, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो आप जो आपके दिमाग में आए वो शब्द बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे के देखते हैं क्वेश्चन हम। आगे दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, परिस्थितियों के सामने हार ना मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सहमत आपको लिखना है बच्चों, परिस्थितियों के सामने हार ना मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने की जीवन की सार्थकता है। इस पर आपको सहमत लिखना है बच्चों। चलिए मैं आपको बता देती हूँ अपनी सहमत है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये सहमत कि परिस्थितियों के सामने हार ना मानते हुए उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, अच्छी बात है ये। सुख और दुख मनुष्य जीवन के अहम पहलू है। परिस्थितियाँ कभी आपके अनुकूल तो कभी प्रतिकूल रहेंगी। यदि आप प्रतिकूल परिस्थितियों को सहर्ष अपना लेते हैं तो कभी दुखी नहीं होंगे। वैसे ही जीवन की हर एक परिस्थिति आपको कई अनुभवों से भर देती है। इस पाठ में अमरनाथ का व्यक्तित्व भी कुछ इस प्रकार का ही है, जो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, वरन उसका सामना करते हुए आनंद के क्षण जुटा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस कहानी में जैसे हमने पढ़ा कि अमरनाथ जी जो हैं वो कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में आती, कितने उनके अंग भंग हो जाते हैं, लेकिन तो भी वो कहीं ना कहीं आनंद से खुशी के क्षण ढूंढ लेते थे, हमेशा खुश रहते थे। तो इसी तरह से कहा गया है कि परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानना चाहिए, हमको साहस हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जीवन क्या होगा, खुशी से भरेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सहमत था। वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों, और मेरे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे और बताती हूँ। आगे और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो पेज नंबर बच्चों आप लोग 79 ओपन कर लीजिए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर में। तो पेज नंबर 79 ओपन कर लिया सब लोगों ने। देखिए यहाँ पर दिया गया है बच्चों, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर संजाल पूर्ण करना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके 4 बॉक्सेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में बच्चों दिया गया है कैनवास पर बनाते हुए चित्र। ठीक है, कैनवास पर बनाते हुए चित्र आपको करना है। तो 4 ऑप्शन आपको लिखना है, यहाँ पर फिल करना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर। तो यहाँ पर कैनवास पर बनाते हुए चित्र है, पहला आपका था फूल, दूसरा है पत्ते, थर्ड है हरियाली और 4 है झरने। ठीक है, पढ़ने के टाइम बच्चों मैंने अंडरलाइन कराया भी था। आप पेज टर्न करेंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो मैंने इसके लिए यहाँ पर बता दिया है, जिससे आप आसानी से लिख सकें अपने आंसर्स को। वीडियो पॉज करिए और लिखिए, बार बार मैं कह रही हूँ वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और जितना भी मैंने लिखाया है आपको चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है बच्चों, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ठीक है, उसी पेज पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन आया है, बनाए गए घरों के पीछे और घरों के आगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फिल करना है बच्चों, ये बनाए गए घरों के पीछे क्या था, घर के आगे क्या था, रिक्त स्थान हमें पूर्ण करना है यहाँ पर। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। घर के पीछे फलों के पेड़ थे। ठीक है बच्चों, घर के पीछे फलों के पेड़ लगाए गए थे अमरनाथ के। और क्वेश्चन नंबर 2 है, घर के आगे क्या लगाए गए थे बच्चों,
फूलों का बगीचा लगाया गया था। मैंने अंडरलाइन कराया भी था बच्चों पढ़ने के टाइम, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए एक बार। अब वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। परिक्षेप में ऐसे 2 शब्द ढूंढकर लिखे जिसका वचन परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वचन परिवर्तन नहीं होगा ये आपको लिखना है ढूंढ कर। पैराग्राफ से रिलेटेड कौन से आपके आए हुए हैं यहाँ पर आपको ढूंढ कर लिखना है। चलिए बच्चों मैं बता देती हूँ आपको ये भी आंसर आपको। तो यहाँ पर जीव में बच्चों वचन परिवर्तन नहीं होता है। मौसम ऐसा शब्द है जिसमें वचन परिवर्तन नहीं होता। जहर ऐसा शब्द है जहाँ पर वचन परिवर्तन नहीं होता। हंसी ऐसा शब्द है जहाँ पर वचन परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर 2 पूछे गए हैं, मैंने 4 बता दिए। ठीक है, आपको ये चारों याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और भी सहमत आ गया बच्चों आपको, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आया है। कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए। बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि यदि कला में अभिरुचि है तो जीवन का आनंद बढ़ जाता है। ठीक है, हमें जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ सहमत भी। तो कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। कला मानसिक आनंद का स्रोत है। कला दुखी मनुष्य को सबल और सहारा प्रदान करता है। कला के वैसे तो विभिन्न रूप हैं, लेकिन हर एक कला आपको सुकून से भर देती है। कला के पास मनुष्य को सब कुछ भुलाकर परम आनंद को प्राप्त कराने वाली शक्ति है। ये मनुष्य के एकाकीपन की सहचरी तो दुख दूर करने वाली सखी सहेली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कला की अभिरुचि के बारे में कहा गया, बताया गया है कि कला ऐसी चीज़ है जो दुखी से दुखी मनुष्य को सबल और सहारा प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो पॉज करके आप सहमत को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ सहमत और भी दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो वो सारे मैं क्लियर कराऊंगी आपको। तो यहाँ पर पेज नंबर 78 ओपन कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर लेखनीय आया है कुछ, उसको भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ। कला की साधना जीवन के दुखमय क्षणों को भुला देती है। इस विषय पर अपने विचार लिखें। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं, लेखनीय करना है। 78 पेज पर दिया गया है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आंसर बता देती हूँ आपको। कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात कही गई है यहाँ पर। तो कला मानसिक आनंद का स्रोत है। कला दुखी से दुखी मनुष्य को सबल और सहारा प्रदान करती है। कला के वैसे तो विभिन्न रूप हैं, लेकिन हर एक कला आपको सुकून से भर देती है। कला के पास मनुष्य को सब कुछ भुलाकर परम आनंद को प्राप्त करने वाली शक्ति है। ये मनुष्य को एकाकीपन और सहचरी को दुख दूर करने वाली सखी और सहेली है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको। मौलिक सृजन दिया गया है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर मौलिक सृजन है जो पेज नंबर आपको 80 पर है। ठीक है बच्चों, 80 पर दिया गया है। यहाँ पर समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूँगा विषय पर अपने विचार प्रकट करने हैं। ठीक है, ये दूसरा एक सहमत आ गया है, बहुत अच्छा सहमत है। चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ। तो समाज में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करूँगा, इस पर आपको विचार लिखने हैं। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने कारण उसका यह कर्तव्य भी बनता है कि वह समाज के ज़रूरतमंद तबके की यथाशक्ति अनुसार सहायता करे। ठीक है, सहायता या किसी भी रूप में कर सकते हैं। आर्थिक, शिक्षा, कौशल, मानसिक और शारीरिक आदि रूपों में आप ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। यदि आपके पास धन है तो योग्य व्यक्ति का चुनाव कर उसकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप शिक्षित हैं तो आप हुनरमंद हैं तो किसी शिक्षा और हुनर से वंचित भी सहायता कर सकते हैं। आप केवल आपसी बातचीत से भी किसी दुखी का सहारा बन सकते हैं, सबल बन सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यथाशक्ति अनुसार लोगों की सहायता करूँगा बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। मुझे आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा आपको इस चैप्टर में। वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।